नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर हमेशा की तरह आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन आज की कहानी है एक जासूसी कहानी जो बहुत पहले लिखी गई थी, जिसे लिखा है गोपाल राम गहमरी ने, और इस कहानी का शीर्षक है माल गोदाम में चोरी। आज डुमरांव स्टेशन से राजप्रासाद तक बड़ी धूम है। ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के दफ्तर से तार पर तार चल रहा है। दीनापुर से डुमरांव तक सिग्नलरों का नाकोदम है। एक खबर यानी मैसेज फॉरवर्ड होते देर नहीं कि दूसरे के लिए तार बाबू टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट पर रोल करते हैं। डीटीएस के ऑफिस से एक को मनसूख करने वाला, दूसरा फिर उसको कैंसिल करने वाला, तीसरा इसी तरह ऑर्डरों का तार लग रहा है। होते होते कोई 20 घंटे के बाद ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के यहां से स्टेशन मास्टर को तार आया कि माल गोदाम जैसे का तैसा बंद रखो, जासूस जाता है। बस अब सब लोग अपने मन की घबराहट मन में ही दबाए जासूस की राह देखने लगे। इधर पूरे शहर में कोलाहल मचा हुआ है। विशेषर हलवाई अपनी दुकान पर बैठा पंखे के मगदल को मक्खी हाँकता हुआ कहने लगा, दादा इसी स्टेशन में मिठाई बेचते बाल पके, लेकिन ऐसी चोरी किसी बड़े बाबू के बखत में नहीं हुई। ताला चाबी सब बंद का बंद और भीतर से गांठ गायब। मगदल खरीदने वाला कहता है, कहो विशेषर, जब चाबी बाबू के पास रही तब दूसरा कौन चुरा सकता है? हलवाई ने कहा, चाबी रहती है तो क्या बाबू पहरा देते हैं? अरे जब गाड़ी आई, पैसेंजर से पार्सल उतरा, तभी खलासी चाबी उनसे मांग लाता है और आप खोलकर पार्सल रखता और बंद करके चाबी बाबू के हवाले करता है। अब खलासी अगर निकाल ले तो बाबू लोग क्या करेंगे? ग्राहक ने कहा, लेकिन भाई लोग कहते हैं मन भर से कम की गठरी थी, तब उसमें 5,000 के कपड़े कैसे बंद थे? दुकान के सामने ही कड़ाही मलता हुआ मुसबा कहार आंख बदलकर और हाथ मटका कर कहता है, अबे तुम भी गच्चू हो क्या आदमी? गांठ में हमारे तुम्हारे वास्ते खारुआ मार्केट थोड़े रहा। महाराज के घर शादी है, कलकत्ता से रेशमी कपड़ा, साल दुसाला लोई अलवान, उसमें चालान हुआ रहा कि खेल है। कितने ही हजार का तो उसमें रेशम भरा रहा। हलवाई ने कहा, अरे 1,000 लाख पर कुछ अचरज नहीं, न चोरी जाना अचरज है। अब बात यह है कि बाहर ताला बंद का बंद और भीतर गांठ नदारत। उस रोज बाबू कहते हैं कि रात की पैसेंजर से एक संदूक और गांठ 2 ही तो उतरा था। उस घर में और कोई माल नहीं था। जब सवेरे देखा गया तो उसमें से कपड़े की गांठ नदारत है और संदूक जैसी की तैसी जहां की तहां पड़ी है। जहां गांठ थी वहां पर कुछ खर, कुछ ईंट और एक लंबा पत्थर पड़ा मिला है। इतने में एक दाई माथे पर जल भरा हुआ घड़ा लिए हलवाई की दुकान में आई और सिर से उतारते उतारते बोली, ए दादा, कौन सा पुलिस वाला बड़ा साहब आया है? सब सिपाही दरोगा उसके आगे हाथ जोड़कर सलाम करने गए हैं। कुल डिब्बा कहत रहा कि कलकत्ता से पुलिस का कोई बड़ा साहब आया है, यही सब का मालिक है। उधर महल में मारे अमला फैला के खम खम हो रहा है। विशेषर ने कहा, अरे नहीं री पगली, जासूस आने को रहा, वही आया होगा। अभी मालगाड़ी गई है ना, उसी में आया होगा। कब सवेरे से है उसके आने की खबर आई रही। ग्राहक ने पूछा, कैसा जासूस? विशेषर ने कहा, जासूस लोग यही पुलिस वाले होते हैं। यहाँ की पुलिस जैसी वर्दी पहनते हैं ना, ये लोग वैसा नहीं पहनते, बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं। उनका चपरास भी कमर में होता है, कोई देख कर नहीं पहचान सकता कि ये लोग पुलिस वाले हैं। जरा रे देख सुखना, जरा दुकान देख, मैं भी तो देखा हूं। और इतना कहता हुआ हलवाई अपने लड़के सुखन को दुकान सौंप कर स्टेशन को चला। वहां माल गोदाम के दरवाजे पर लोगों की बड़ी भीड़ देखी। 2 कांस्टेबल बाहर के लोगों को अलग करने में लगे हैं। माल गोदाम का दरवाजा खुला है। स्टेशन मास्टर, चौकीदार और 4 खलासियों के साथ भीतर एक बाबू को सब दिखला रहा है। वो बाबू मालगाड़ी से भी उतरा है। गाड़ी उतरते ही माल गोदाम में जाकर देखा तो वहां कुछ और बयार पड़ा है, कुछ ईंट और एक पत्थर की पटिया पड़ी है। माल गोदाम भीतर बहुत साफ है। अभी 2 ही रोज हुए, ऊपर सफेदी की गई है। कमर से ऊपर ऊंचाई तक चारों ओर की दीवारों में अलकतरा पोता गया है।
अब वो सूख चला है। धरती पर खूब सफाई है, लेकिन जहां पत्थर, ईंट और खर पड़ा है वहां सफाई नहीं है। बाबू ने कमरे को अच्छी तरह देखकर स्टेशन मास्टर से कहा, अच्छा, अब आप अपने आदमियों के साथ बाहर जाइए, वहीं थोड़ी देर तक इस गोदाम का दरवाजा बंद करके भीतर बैठूंगा। यही बाबू ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के भेजे हुए जासूस हैं। जैसा उन्होंने कहा, स्टेशन मास्टर ने वैसा ही किया। सब खलासी और चौकीदारों के साथ वो बाहर हो गए। बाबू ने दरवाजा लगाकर भीतर देखना शुरू किया। मकान की एक एक ईंट पर सनीचर की दीठ से देखने लगे। देखते देखते दीवार पर एक जगह नजर पड़ी। जान पड़ा कि वहां का रंग किसी ने पोंछ लिया है। बाबू ने पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि थोड़ी जगह का रंग किसी ने कपड़े से पोंछा है। उसके दाहिने बाएं भी 5 उंगलियों के 2 जगह निशान मिले। बाबू ने अचकचा कर देखा, चेहरे का रंग बदल रहा था। थोड़ी देर बाद अपने आप बोल उठे, चोर सारा जल्दी में दीवार पर गिर पड़ा है। पीठ उसका रंग में चफन गया है। उसको संभालने के वास्ते उसने दोनों हाथ से दीवार का सहारा लिया है। इसी से उंगलियों के साथ हथेली दीवार पर जोर से पड़ी है और दोनों हाथों का निशान बीच में कमर के दाहिने बाएं उखाड़ा है। वहीं बड़ी देर तक खड़े खड़े बाबू साहब देखते रहे। खूब अच्छी तरह देखने पर मालूम हुआ कि उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली टूटी है या कट गई है। उसका निशान बहुत छोटा है, बाकी सब उंगलियों के निशान ठीक हैं। बाबू ने जेब से एक पॉकेट बुक निकालकर यह सब बात नोट कर ली। फिर उसकी नजर आगे पीछे दाहिने बाएं चलने लगी। दरवाजे के सामने की ही दीवार में दूसरा दरवाजा है। स्टेशन मास्टर से मालूम हुआ कि वो हमेशा बंद रहता है। उस वक्त रोशनी आने के लिए बाबू ने उसी को खोल रखा है। उसी की रोशनी में बाबू ये सब देख रहे हैं। नोट करने वाली पेंसिल एक हाथ में और नोटबुक दूसरे हाथ में अभी मौजूद है। बाबू की नजर बंद दरवाजे पर पड़ी तो एकदम चेहरा खुश हो गया। किवाड़ के पास देखा तो एक पर 2 जगह 5 उंगलियों का अलकतरा पोंछा गया है। दूसरी पर धोती का रंग घिसा गया है। कितना ही घिसा जाए, लेकिन छूटा नहीं है। तो भी बाएं हाथ की उंगलियों का निशान देखने से बाबू का चेहरा खिल उठा। उसने देखा तो उसमें भी छोटी यानी कनिष्ठा उंगली का छोटा सा निशान है। डिटेक्टिव ने मन में कहा, चोर चाहे जो हो, लेकिन जो वहां दीवार पर गिरकर दोनों हाथों से संभाला है, उसी ने अपनी धोती और दोनों हाथ का अलकतरा दीवार पर पहुंचा है और उसके बाएं हाथ की उंगली कटी हुई है या टूटी हुई है। बस इसके सिवा उस गोदाम में कुछ और काम की चीज जासूस ने नहीं पाई। ईंट पर कोई खास निशान नहीं, न पत्थर से चोर का कुछ पता चलने वाला था। खर जो बहुत सा पड़ा हुआ था, उसको इधर उधर पलटा तो उसमें 2 कागज पाया, एक पोस्ट कार्ड और एक हिंदी अखबार। अखबार का नाम भारत मित्र देखकर डिटेक्टिव ने अपने आप से कहा, ये खबर का कागज कलकत्ते का है। और पोस्ट कार्ड पढ़ा तो हिंदी में लिखा था। लिखने वाले ने बनारस शिवाला डाकघर से छोड़ा था। उस पर डाकखाने की मुहर थी। कलकत्ता पहुंचने की तारीख जब मुहर में डिटेक्टिव ने देखी तब उसने कहा, चिट्ठी देखने में जैसी पुरानी मालूम होती है, तारीख से वैसी नहीं है। पते की तरफ पढ़ा तो लच्छन कहार केयर ऑफ सुगनचंद सुहागचंद नंबर 37 कॉटन स्ट्रीट कलकत्ता लिखा था, लेकिन चिट्ठी मुड़िया यानी मारवाड़ी में लिखी थी। बंगाली बाबू से पढ़ी नहीं गई। अब उसे जेब में रखकर उस बड़े कागज को देखने लगा। ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में भारत मित्र छपा देखा। उसी के नीचे हाथ से किसी ने लाल रोशनाई से भारत मित्र छोटे छोटे हरफों में लिखा था। डिटेक्टिव ने उलट पुलट कर अच्छी तरह देखा, लेकिन और कुछ भी काम की बात उसमें नहीं पाई। निराश होकर चाहता था कि मोड़कर उसे भी जेब के हवाले करे, लेकिन मोड़ने से पहले ही कागज पर एक ऐसी जगह जासूस की नजर गई जहां हाथ से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ दिख गया। मालूम हुआ कि किसी ने उस पर भी सुगनचंद सुहागचंद नंबर 37 कॉटन स्ट्रीट कलकत्ता लिखा है, यानी जिसकी चिट्ठी है उसी का अखबार भी है, लेकिन अंग्रेजी जिसने लिखी है वो अभी हरफ बनाना सीख ही रहा है। और ऐसा कहते हुए जासूस ने कागज भी जेब के हवाले किया। अब गोदाम में काम की और कोई चीज नहीं मिली तो वो बाहर आ गया। बाहर स्टेशन मास्टर बेंच पर बैठकर डिटेक्टिव की राह ताक रहे थे। जासूस ने उनको पाकर कहा, आप कहते हैं कि रात को गोदाम में 2 पार्सल थे, तो संदूक कहां है? स्टेशन मास्टर, संदूक तो जिसकी थी वो ले गया,
जासूस, तो उसकी डिलीवरी आपने ही की है? स्टेशन मास्टर, नहीं नहीं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने की है, लेकिन उसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। जैसा ताला बंद था वैसा ही पाया गया है। चाबी स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी के पास ही थी। उसी संदूक की डिलीवरी देने के लिए गोदाम खोला तो संदूक मिली, लेकिन कपड़े की गांठ नहीं थी। उसकी जगह पर ईंट पत्थर मिला। न जाने गांठ को कोई भूत उठा ले गया या जिन ले गया। जासूस ने कहा, हाँ, उस जिन को तो मैं समझ चुका हूं। आप अपने स्टेशन के सब नौकरों को बुलाइए, मैं सबकी सूरत देखूंगा। तुरंत ही स्टेशन मास्टर ने हुक्म दिया। खलासी, सिग्नलमैन, चौकीदार, असिस्टेंट सब जासूस के सामने हाजिर हुए। सबके कपड़े और उंगली देखने पर उस टूटी उंगली वाले का पता नहीं चला। तब सबको छोड़कर जासूस स्टेशन मास्टर को अलग ले गए और पूछा, आपके स्टेशन में ऐसा कोई आदमी आता है जिसके बाएं हाथ की उंगली टूटी हो? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी यहां नहीं आता। जासूस ने उनसे अपने मतलब की कोई बात पाने का भरोसा न देखकर असिस्टेंटों का पीछा किया। जिसकी ड्यूटी में पार्सल आए थे और जिसने डिलीवरी दी, उनसे अलग अलग 2 बार मिलकर सब बातें पूछने से मालूम हुआ कि कपड़े की गांठ पार्सल में और संदूक लगेज में आई थी। संदूक बड़ी लंबी चौड़ी और खूब ऊंची थी। लगेज रसीद लेकर दूसरे दिन जो आदमी माल छुड़ाने आया था वो एक भले आदमी की सूरत का था। उसको बाबू ने पहले कभी डुमरांव में देखा था ऐसा याद नहीं आ रहा। कभी भी मुलाकात न होने पर भी बड़ी भरमनसाहत और नरमी से बोलता था। एक बैलगाड़ी पर कई कुलियों से अपना माल चढ़ाकर ले गया। संदूक बहुत लंबी चौड़ी है कहने पर कुलियों से उसने बयान किया कि मुसाफिर आदमी है, सब कपड़ा लत्ता अर्तन बर्तन इसी में रखता है, इसी से यह संदूक इतनी बड़ी है। जिन कुलियों ने संदूक गोदाम से ले जाकर बैलगाड़ी पर चढ़ाई थी, उनसे घुमा फिराकर पूछने पर मालूम हुआ कि वो संदूक वाला डुमरांव में पहले पहल आया था। राजा साहब के यहाँ नौकरी करने के इरादे से दूसरे रोज दरबार में जाएगा। अभी कोई किराए का मकान लेकर ठहरेगा। संदूक बहुत बड़ी है, सब सामान साथ में रखता है। अगर जल्दी कोई किराए का मकान नहीं मिले तो बस्ती में किसी पेड़ के नीचे ठहर कर 1-2 दिन काट सकता है। कुलियों ने यह भी कहा कि नहीं, ऐसी तकलीफ नहीं होगी, यहाँ लोगों के ठहरने के वास्ते सराय बनी है, वो चाहे तो वहां ठहर सकता है। इतना हाल मालूम करने पर जासूस मन ही मन सब बातों पर विचार करने लगा। उसके मन में इतनी बातें उठी कि बड़ा पेचदार मामला है। गोदाम के दोनों दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई खिड़की जंगला भी नहीं है। फिर चोर कहां से आया? चोर नहीं आया तो क्या छोटे बाबू ने चुराया? लेकिन उस गोदाम की चाबी उसी के पास थी, तो जो उसका मालिक है, जिस पर उसकी जवाबदेही है, जिसके पास उसकी चाबी है, वो तो कभी नहीं चुरा सकता। चोर तो भीतर जरूर घुसा है। उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली टूटी थी, यह भी मालूम हुआ, लेकिन किधर से घुसा और किधर से गया? फिर गांठ की गांठ उड़ा ले गया। और अचकचाहट की बात यह है कि गांठ के बदले ईंट पत्थर और खर रख कर गया। यह अजब गौरव धंधे की बात है। चोर अपने साथ ईंट पत्थर और प्यार कहां से लेकर आया और क्यों लेकर आया, और माल चुरा कर यहां रख जाने का क्या सबब है? प्यार में 2 कागज मिले, दोनों सुगनचंद सुहागचंद से मतलब रखते हैं, लेकिन कार्ड पर लाछन लाल केयर ऑफ सुगनचंद सुहागचंद लिखा है। क्या जाने ये महाजन इसका कुछ भेद जानता हो, लेकिन इस गांठ को भेजने वाला यही सुगनचंद सुहागचंद है, तब वो चोर नहीं हो सकता। अगर सुगनचंद सुहागचंद ही चोर हो तो गांठ क्या जादू की थी जो यहां तक आई और माल गोदाम से गायब हो गई? इसका भेद कुछ नहीं मिलता है। संदूक का मालिक तो इसमें कुछ चालाक नहीं मालूम देता। कुली से लेकर बाबू तक उसकी बड़ाई करते हैं। वो पहले पहल डुमरांव में आया है, इतनी बात कुछ संदेह की है, लेकिन इसके वास्ते इस सुगनचंद महाजन को हाथ से छोड़ना ठीक नहीं। पहले उस महाजन को देखना होगा, फिर लच्छन लाल की चिट्ठी बढ़ाना चाहिए। क्या जाने उससे कुछ काम बने। ये काम महाजन का तो नहीं है, क्योंकि भेजने वाला वही है। अगर गांठ में ईंट पत्थर भेजकर महाराज को ठगना चाहता तो माल गोदाम से गांठ गायब होने का क्या मतलब है? किसी तरह महाजन पर संदेह नहीं जाता, लेकिन लच्छन लबत्ते लच्छनदार मालूम होता है। चोर चाहे कोई हो, वो भेदू है। गांठ का हाल जानता था। बाहर का चोर हरगिज नहीं आया, लेकिन जानिबकार चोर बाबू के सिवाय किसी को नहीं कह सकता, और ऐसी हालत में बाबू को चोर समझते हुए भी कलेजा कांपता है। जो भी हो, बात बड़ी पेचदार है। चोर बड़ा ही चालाक है। उसने अपनी चतुराई से मामले के चारों ओर ऐसे मोर्चेबंदी की है कि बुद्धि को घुमाने की सांस नहीं दिखती।
और इसी तरह आगे पीछे दाहिने बाहें सब सोच विचार करके जासूस स्टेशन मास्टर से मिला और मन की मन में दबाकर कहा, अब हम जाते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, जाने के वास्ते तो डाक गाड़ी बक्सर छुड़ा है, आप उसी में जा सकते हैं, लेकिन इस चोरी का कुछ कूल किनारा आपने पाया या अंधेरे का अंधेरे में ही रहेगा? जासूस ने कहा, अभी आप इसकी कुछ मत पूछिए, एक जरूरी काम के वास्ते मैं कलकत्ते जाता हूं, वहां से लौट कर आपसे मिलूंगा। स्टेशन मास्टर ने कहा, अच्छा आप जाइए, लेकिन बाबू साहब हम इतना कहेंगे कि स्टेशन मास्टरी में मैं बूढ़ा हो गया, अब मरने के दिन पास आया, लेकिन ऐसी चोरी न कभी देखी न कभी सुनी। जासूस ने कहा, हमको ये चोरी कुछ चक्करदार मालूम होती है, लेकिन हम इतनी बात तो कहते हैं कि चोरी करने वाला कोई पक्का खिलाड़ी है, भेदी है, भीतर का हाल जानता था, बाहर से चोर नहीं आया है। स्टेशन मास्टर ने कहा, लेकिन गांठ की जगह ईंट पत्थर कहां से रख गया, वो भी ऐसे कि इस तरफ की ईंटों से नहीं मिलते, पत्थर पर भी पेटेंट स्टोन खुदा हुआ है, ऐसा पत्थर भी हमने नहीं देखा था। जासूस, आप कभी कलकत्ते नहीं गए? स्टेशन मास्टर, नहीं नहीं, कलकत्ते तो नहीं गया, कई पुश्तों से मैं भैमारी में ही रहता हूं। जासूस ने कहा, ऐसी से ये पत्थर आपके लिए नया मालूम हुआ, ऐसी ईंटें भी कलकत्ते में बहुत काम आती हैं। स्टेशन मास्टर, तो कलकत्ते से क्या गांठ में बंद करके यही सब आया था? जासूस ने कहा, अब ये सब अभी मत पूछिए, लौट कर मैं आपको सब बताऊंगा। इतने में घंटी बजी, गाड़ी इनसाइड हुई और उसी पर सवार होकर जासूस कलकत्ते को रवाना हुआ। कलकत्ता पहुंचकर जासूस सुगनचंद सुहागचंद से मिला। महाजन से मालूम हुआ कि वह अखबार भारत मित्र मंगाया करता है, लेकिन उसको पढ़ लेने के बाद कौन कहां ले गया इसकी खबर नहीं रखता। पोस्ट कार्ड भी कब आया, किसके पास आया, इसका कुछ हाल चाल मालूम नहीं है। लच्छन नाम का एक कहार उसकी कोठी में नौकर है, वह कई रोज से बीमार होकर अपने चाचा के यहां गया है। उसका चाचा कहां रहता है इसका पता महाजन से नहीं मालूम हुआ। जासूस ने मन में कहा कि लच्छन को जो डुमराव में ही मैंने लच्छनदार समझा था, सो सचमुच क्या चोर यही है? फिर कुछ देर तक सोचकर महाजन से पूछा, तो उस कहार का काम कौन करता है? महाजन, काम के वास्ते तो उसी ने अपनी जान पहचान के एक आदमी को यहां रख दिया है, ये भी उसका रिश्तेदार ही है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जासूस ने कहा, मेरे पूछने का मतलब आप नहीं जानते, आपके यहां से कुछ माल डुमराव को चलान हुआ है? महाजन, हाँ चलान तो हुआ है, लेकिन सुनता हूं कि वो गांठ की गांठी किसी ने चुरा ली। जासूस ने कहा, हाँ चुरा तो ली है और उसकी जगह ईंट पत्थर रख गया है। महाजन ने कहा, अरे ये तो बड़े अचरज की बात है, डुमराव में भी कलकत्ते के बदमाश पहुंच गए हैं क्या? जासूस ने कहा, देखिए कहां का बदमाश गया है सो तो मालूम हो ही जाएगा, लेकिन चोर है बड़ा चालाक। महाजन ने कहा, हम भी इस चोरी का सब हाल सुनकर अकचका गए, ताला बंद का बंद और गांठ गायब, डुमराव का स्टेशन भी तो कलकत्ता हो रहा है। अब पोस्ट कार्ड पढ़ाने से मालूम हुआ कि लच्छन के बाप का लिखा है और 15 दिन में रुपया भेजने को कहता है। अच्छा अब मैं जाता हूं, फिर जरूरत होने पर मिलूंगा, कहकर जासूस कोठी से उतरकर चलता हुआ। डेरे पर पहुंचकर जासूस ने चिट्ठी बांटने वाले पोस्ट पियून का रूप बनाया, कमर में चपरास और सिर पर दुरंगी पगड़ी रखी, कंधे में तोबड़ा लटकाकर खासा डाक पियून बन गया। हाथ में छाता लिए 11 बजते बजते सुगनचंद सुहागचंद की कोठी पर जा पहुंचा। इस बार ऊपर न जाकर नीचे ही रहा। पानी के चापाकल पर वो कहार बर्तन मलता हुआ मिल गया। सामने 2 कनस्तरों में पानी भरा था। चिट्ठी बांटने वाले का रूप बनाए हुए जासूस ने उस कहार से पूछा, क्यों जी लच्छन कहार तुम्हारा ही नाम है? कहार, काहे को, कोई चिट्ठी है क्या? डाक पियून, नहीं चिट्ठी तो नहीं है, रुपया उसके नाम बनारस से आया है। कहार ने कहा, तो दीजिए ना। डाक पियून, तेरा ही नाम लच्छन है? कहार, नहीं नहीं, हमारा छोटा भाई है, बनारस में उसका बाप रहता है, वो हमारा चाचा होता है, उसी ने भेजा होगा। डाक पियून, उसका नाम क्या है? उसका नाम बुधई है, हमारे बाप और वो सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हमारे बाप का तो खेमई नाम है। तो डाक पियून ने पूछा, अच्छा तो वो लच्छन कहाँ है? कहा, वो तो बीमार होकर डेरे पर पड़ा है। डाक पियून, डेरा कहाँ है? डेरा तो मछुआ बाजार में है। अच्छा तुम चल सको तो साथ चलो, नहीं तो हम रुपया लौटा देंगे, फिर नहीं मिलेगा। अरे अच्छा जी, रुपया मत लौटाओ, हम चलते हैं।
कहकर कहार ने झटपट बर्तन धो डाला और चट अपने एक साथी को सौंपकर डाक पियून के साथ चलने लगा। जब दोनों मछुआ बाजार पहुंचे तो एक मकान में जाकर कहार ने एक आदमी को दिखा दिया। उसको देखते ही डाक पियून ने कहा, क्यों लच्छन, डुमराव से कब आया? लच्छन ने कहा, मैं तो डुमराव गया ही नहीं। चाचा से कई बार कहा और जाने ही नहीं देते। जब से जन्म हुआ तब से एक बार भी बाप दादे का डीह नहीं देखा। डाक पियून, अरे यार, हमसे क्यों छिपाते हो? अभी परसों ही डुमराव में देखा था और कहते हो कि गए नहीं। लच्छन, अरे तुम भी बड़े गप्पी मिले। हम 7-8 दिन से इसी चारपाई पर पड़े हैं। परसों तुमको डुमराव में कैसे देख किया था? आस पड़ोस वालों से भी जासूस को पता चला कि लच्छन एक अठवाड़े से बीमार पड़ा है और बीमार भी ऐसा कि चारपाई से किसी तरह उठे तो उठे लेकिन बाहर नहीं जा सकता। कमजोरी के मारे 10 कदम चलने के लायक भी नहीं है। अब जासूस के अकचकाने की बारी आई। बात क्या है, कुछ जान ही नहीं पड़ रहा। ये लच्छन तो इस लायक नहीं है कि डुमराव जा सके। तब कुछ देर तक मन में यही विचार कर जासूस ने लच्छन का कार्ड निकाल कर कहा, चलो ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। लच्छन ने हाथ में लेकर देखा और पढ़कर कहा, अरे ये तो पुरानी चिट्ठी है, इसी महीने में आई थी। डाक पियून, अच्छा, पहले भी तुमको मिल चुकी है? हाँ, ये तो बहुत दिन की आई है। अब लच्छन को अकचकाते देख डाक पियून ने कहा, तुमको मिली थी तो तुमने किसको दे दिया था? ये तो हमको डाक में मिली है। लच्छन ने कहा, डाक में मिली है तो क्या रूपचंद मामा ने कहीं डाक के बम्बे में तो नहीं छोड़ दिया? डाक पियून, रूपचंद मामा कौन? अरे एक ठो आए थे, हम लोग तो नहीं जानते लेकिन हमारा काका भी नहीं पहचानता, लेकिन कहते थे कि मामा है। हमारी माँ तो मर गई इसलिए पहचान नहीं सका। तो ये कागज भी तुमने उसी को दिया था? जासूस ने भारत मित्र दिखाकर पूछा। लच्छन ने कहा, हमने तो नहीं दिया था, हमारी कोठी में आता है, खबर का कागज है, यही हमारे डेरे में रखा था, लेकिन मालूम नहीं आपको कहां से पा गया ये। अरे वो मामा क्या इसी जगह ठहरे थे? हाँ ठहरे तो थे, लेकिन कोठी में बराबर जाते थे, रात को यहीं रहते थे, दिन को न जाने कहां कहां जाते थे, मालूम नहीं है। डाक पियून ने पूछा, वो कब से तुम्हारे यहां ठहरे थे? लच्छन, हमारे बीमार पड़ने से 7 दिन पहले ही आए थे। डाक पियून ने कहा, तुम्हारे बीमार पड़ने पर वो कोठी में बराबर जाते रहे? हाँ, कोठी में तो बराबर ही जाते रहे। यहां से कब गए? यहां से तो बीमार पड़ने के 2 दिन बाद चले गए। डाक पियून ने फिर पूछा, और तुमने उनको पहले कभी देखा था? लच्छन, नहीं, और पहले कभी नहीं देखा था। डाक पियून, तुम घर चलोगे? अगर चलो तो तुमको बेखर्चा ले चलूंगा। अरे भैया, हमसे कहाँ चला जाएगा, चारपाई से उतरने में तो दम फूलने लगता है। डाक पियून ने कहा, हम तुमको यहाँ से बग्घी पर ले चलेंगे, वहां से बराबर गाड़ी पर डुमराव चलना होगा, तुमको पैदल नहीं चलना होगा। अरे सो तो है, लेकिन चाचा नहीं जाने देंगे। इतने में एक आदमी उसी कमरे में आया। उसको देखते ही लच्छन ने कहा, चाचा तो आ गए? कहा है चाचा, घर जाएं? चाचा ने कहा, अरे अभी खर्चा कहाँ है यार। लच्छन ने कहा, खर्चा ये दे रहे हैं। चाचा, इनको क्या काम है? अब डाक पियून ने लच्छन के चाचा को अलग ले जाकर बहुत कुछ समझाया और एक 10 रुपए का नोट देकर कहा, तुम इसको जाने दो, घर जाएगा तो ये बीमारी भी दूर हो जाएगी, देश का हवा पानी लगेगा तो सब रोग भाग जाएगा। जब खेमई ने लच्छन से सब हाल सुना तब उसे डाक पियून को सौंप दिया। अब डाक पियून उसे अपने साथ बग्घी में बिठाकर वहां से निकल पड़ा। दूसरे दिन डुमराव से कोई 1.5 कोस की दूरी पर दह में धोबी आछो आछो करके कपड़े धो रहे थे। किनारे पर दूर तक सुंदर सुथरे कपड़े फैले हुए थे। एक बूढ़ा धोबी हाथ में कपड़ा सरिया कर गाना गा रहा था। जेही दिन राम के जन्मवा ए भाई जी, बाजेला बधवा में ढोल, थर थर कापेला गरवी रवनमा पमुदई जनमलन होर। और ये बिरहा खत्म होते होते 2 आदमी इक्के पर सवार होकर दह के पास पहुंच गए। किनारे से थोड़ी दूर पर इक्का खड़ा हुआ। दोनों सवार उतरकर किनारे पर टहलने और कपड़ा देखने लगे। एक सवार का कद न बड़ा न बहुत छोटा है, बदन का हट्टा कट्टा जवान है, सिर पर टोपी नदारद है, बदन में कमीज के ऊपर काले सर्ज की कोट है, बड़ी बड़ी मुरेरदार मूछों से चेहरा वीर का जान पड़ता है। चौड़े ललाट और शांत गंभीरता व्यंजक नेत्रों से बुद्धिमानी की आभार फूटी पड़ती है। काले किनारे की साफ सुथरी धोती बादामी बूट पर शोभा दूनी कर रही है। हाथ में चांदी मढ़ा मल्ला का बेंत की छड़ी है। उम्र इस बाबू की कोई 40 बरस होगी। दूसरा कद में उससे लंबा, बदन का दुबला है, उम्र कोई 50 साल की होगी। दाढ़ी और मूछ के एक बाल भी काले नहीं है। सिर ऊंचे और घेरेदार मुरेठे से ढका है।
भाव से बाबू का पुराना नौकर मालूम देता है। बात बात में हुजूर कहकर उस बाबू की ताजीम करता है। धोबी धोबन अकचकाने लगे कि ये दो कौन आदमी के पर आए हैं, न ध के पार जाते हैं न पीछे लौटते हैं। इसी की भावना में सब सिर झुकाए अपना कपड़ा पात पर पीटने लगे। बिरहा गाने वाले ने अपने बगल वाले से कहा, मालूम होता है डुमरी के साहू के कोई हैं, वहीं जाते हैं। उसने कहा, डुमरी जाते तो अबेर काहे कर रहे हैं? तीसरे ने कहा, अरे नहीं नहीं, जाना नहीं है, बड़े आदमी है, टहलने आए होंगे, मालूम होता है भोजपुर के किसी घर के पाहुने हैं। इतने में इक्केबान उनके पास आया। उसने धोबियों से पूछा, डुमरी जाओगे भैया? इक्केबान ने कहा, नहीं हो, यहीं तक घूमे आए हैं, हवा खा के स्टेशन को लौट जाएं। बस सबके मन के उकताहट मिट गई। उधर दोनों आदमी चहलकदमी करते और किनारे का एक एक कपड़ा देखते जाते थे। एक जगह एक धोती फैली पड़ी थी, उसे दिखाकर टहलने वाले ने कहा, क्यों लच्छन, जो काले दाग वाली धोती तुम पहचान सकते हो, किसकी है? लच्छन ने कहा, हाँ ये तो हमारे मामा की ही है, इसे पहनकर वो कलकत्ते गए थे, लेकिन इसमें जो काला दाग है सो नहीं था। चतुर पाठक पहचानते होंगे, या जो मेरे हिसाब से जो श्रोता है वो जानते होंगे कि ये वही जासूस है जो डाक प्यून बनकर मछुआ बाजार में लच्छन के घर गए थे और उसे साथ लेकर डेरे पर आए। वहां से एक भले आदमी का रूप बनाया और साथ में लच्छन को बूढ़े के रूप में लेकर उसी दिन हावड़ा आए। गाड़ी में सवार होकर दूसरे दिन सवेरे डुमराव पहुंचे और इक्के पर सवार होकर वहां से दह देखने को आए हैं और उसके पीछे जो हो रहा है वो आप श्रोताओं ने सुन ही रखा है। लच्छन की बात सुनकर जासूस ने कहा, तुमने कभी मामा का बायां हाथ अच्छी तरह देखा था? लच्छन ने कहा, अच्छी तरह देखा तो था, कानी उंगली हमेशा बांधे रहते थे, जब तक रहे उनकी उंगली में दर्द रहा। जासूस ने कहा, ठीक है, वही बदमाश यहां तक आया है। फिर पूछा, तुम ये कैसे जानते हो कि ये धोती उसी की है? लच्छन, यही है साहब, इसकी किनारी में बंगला लिखा है, एक और का आंचर फटा हुआ है। देखिए इसमें एक आंचर एक ही हो रहा है, लेकिन ये काला दाग नहीं था। हम बराबर उनकी धोती खींचते रहे, लेकिन काला दाग कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कहकर जासूस वहां से धोबी के पास आया। उसी बिरहा गाने वाले बूढ़े से पूछा, क्यों जी, कपड़े किसके हैं? धोबी, अरे आप भी बहुत मजाक कर रहे हैं साहब, वो कपड़े क्या आदमी के? अरे उधर वाली किनारी वाली धोती जिस पर काला दाग लगा है और एक और का आंचर भी नहीं है। धोबी ने कहा, वो एक मुसाफिर की है, पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। अच्छा, नाम नहीं जानते हो, घर पहचानते हो? घर भी नहीं पहचानते साहब, आज ही कपड़ा देने का वादा है, यही वो कपड़ा दे गया था और यहीं से ले भी जाएगा। कब ले जाएगा? आता ही होगा, दोपहर के बाद आने को बोला था। ठीक है भाई, जाने दो, उससे कुछ मत कहना, धोती बहुत बढ़िया है, इसीलिए हम मालिक का नाम जानना चाहते थे। उससे पूछते कि ऐसी बढ़िया धोती कितने दाम पर और कहाँ से खरीदी गई है, मालूम होता तो हम भी ले लेते। इसकी किनारी पर बड़े रसीले दोहे लिखे हुए हैं। क्या लिखा है बाबू? धोबी ने कहा, हमको भी बतलाए दीजिए तो वो रसीला दोहा याद कर लें, हमको भी इन बातों का शौक है, कभी चौपाइयां हम बहुत याद करते हैं। जासूस ने कहा, अच्छा तुमको चाह है तो लो, बताए देते हैं, उस पर दोहे लिखे हैं। और जासूस ने मैथिली कवि विद्यापति के पद सुना दिए। धोबी बोला, वाह बाबूजी वाह, ये तो बड़ा रसीला दोहा है। इतने में सामने से एक अकड़बेग आता हुआ दिखाई दिया। धोबी ने कहा, देखो बाबू, वही धोती वाला आदमी आता है। बस इतना सुनते ही दोनों टहलने वाले वहां से दूर हट गए, मानो मुसाफिर है, धोबी से कुछ बातचीत नहीं। उधर वो आदमी भी पास आ गया। उसका पहनावा पोशाक भले आदमी का है, मलमल का खूब बढ़िया कमीज है, बूताम चांदी के लगे हैं, कड़कड़ाते हुए चिकने कफ और प्लेट देखने से विलायती माल मालूम होता है। कमर के नीचे आसमानी रंग की लहर मारती हुई फरस डांगा की काली किनारी वाली धोती है। पांव में काला वार्निश का चमचमाता लैसदार जूता है, हाथ में सींग की काली छड़ी है, सिर पर रेशमी मुरेठा है। आग ताव से एक बड़े घर का जवान मालूम होता है। पास आ जाने पर जासूस ने देखा तो उसकी 10 उंगली सही सलामत है। लच्छन ने भी जासूस के कान में कहा, ये तो हमारे मामा नहीं है। जासूस ने चुप रहो कहकर उसका मुंह बंद किया और टहलते टहलते धोती के पास आ गया। अकड़बेग ने भी धोबी से आते ही कहा, क्यों बे धोती, धोती तैयार है? धोबी ने कहा, हाँ सरकार, सूखती है। अरे सूरज डूबता है तो भी सूखती है क्या? क्या करें बाबू, देर तैयार तो बड़ी देर से है, आजकल का घाम ही तेज नहीं।
नहीं तो कब तक की सूख गई होती। अरे हम तो स्टेशन पर से ही आ रहे हैं, गाड़ी आने का वक्त हो गया, फिर कैसे बनेगा। धोबी ने कहा, बाबूजी आप ले न जाइए, सूख भी तो गया। गाड़ी के वास्ते तो आप ही देर करके आए हैं, आते ही हम अगर आपको हाथ में दे देते तो आप भी गाड़ी नहीं पा सकते थे। धोबी इतना कहता हुआ पानी में से निकला और उसकी धोती सरिया करके दे दी। उसने देख कर कहा, अजी तुमने यह दाग छुड़ाया ही नहीं। धोबी ने कहा, बाबू वो अलकतरा का दाग है, धोते धोते थक गए, नहीं छूटा। अकड़बेग ने कहा, तो फिर तुम्हें इनाम कैसे दें। धोबी, कोई धोबी इस दाग को छुड़ा दे बाबूजी तो हम टांग की राह से निकल जाए। हम लोग राज दरबार का कपड़ा धोने वाले हैं, दूसरे का तो काम ही नहीं करते। अकड़बेग ने कहा, चलो 2 पैसे अपनी धुलाई के लो, अगर दाग छुड़ा देते तो हम इनाम भी देते, तुमने दाग नहीं छुड़ाया, इसलिए से हमारी तबीयत खुश नहीं हुई। इतने में जासूस ने घड़ी निकाल कर देखी और कहा, देखो जी लच्छन, जल्दी चलो, अब गाड़ी आया चाहती है। लच्छन इक्के वाले को पुकारने लगा। इधर जासूस से अकड़बेग ने कहा, क्यों जनाब, आप लोग भी गाड़ी पर ही जाएंगे क्या। जासूस, हाँ साहब, गाड़ी पर ही जाना है। अकड़बेग, मैं भी तो साहब गाड़ी पर ही जाने वाला था, हमारा एक साथी स्टेशन पर बैठा है। हम दोनों आदमी तैयार होकर स्टेशन पर आए, तब धोबी की याद आई, वहीं से इक्के पर आता था। भोजपुर के नाले पर आकर घोड़े ने ठोकर ली, इक्का भी गिरा, पहिया टूट गया, इक्के वाले को भी बड़ी चोट आई। भगवान की दया से मुझे चोट नहीं आया। अब देखा कि इक्का काम का नहीं रहा, तब उस नाले पर से ही पैदल आया हूं। आप अपने इक्के पर मुझे बिठा लें तो बड़ी दया करें, पैदल चलकर गाड़ी नहीं पा सकूंगा। जासूस तो चाहता ही था, पहली बार मंजूर करके कहा, कुछ परवाह नहीं, आप आइए, शरीफ की इज्जत शरीफ ही समझता है, फिर हमको भी तो उसी गाड़ी पर जाना है। और इतना कहकर उसको भी उसी इक्के पर चढ़ा लिया। अब तीनों आदमी को बिठाकर इक्केवान ने घोड़ा हाँका। सड़क कच्ची थी लेकिन ठीक थी, बीच में 2-3 नाले पड़े, उनको भी पार करके कोई आधे घंटे में इक्का सब सवारों को लादे डुमराव के स्टेशन पर आ दाखिल हुआ। इक्का ज्यों ही स्टेशन के सामने खड़ा हुआ, अकड़बेग उतर पड़ा। जासूस भी लच्छन के साथ उतरा, तीनों मुसाफिर खाने में गए। अकड़बेग ने अपने साथी से कहा, यार बड़ी आफत में पड़ गए, इक्का बीच रास्ते में ही टूट गया। मैं तो वहां से पैदल गया था, लेकिन लौटती बेर ये बाबू मिल गए, इन्हीं ने हमको अपने इक्के पर यहां पहुंचाया है, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलती। लच्छन ने खूब घोपदार दाढ़ी मूछ पहना था, इसी से अकड़बेग के साथी ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन लच्छन ने झट पहचान कर सिर हिलाया और जासूस से आंखों का टेलीग्राम करके कह दिया कि यही हमारे मामा साहब हैं। अंधेरा हो चला था, सूर्यदेव पश्चिम में छिप चुके थे, संध्या की तिमिर वर्णी छाया गहरी होती जा रही थी। इतने में दूसरी घंटी बजी, गाड़ी दिख पड़ी। हरहराती हुई पैसेंजर डुमराव के स्टेशन में आ खड़ी हुई। लच्छन के मामा पहले से टिकट ले चुके थे, या झट इंटर क्लास में दोनों जा बैठे। जासूस ने भी भीतर जाकर इंटर क्लास के 2 टिकट लिए और उसी गाड़ी में उन दोनों के पास वाले कमरे में जा बैठे। टन 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 घंटा बजा, गाड़ी सीटी देकर चलती हुई। गाड़ी दिलदार नगर में पहुंचकर कोई 20 मिनट खड़ी रही। इतने में एक लीला हुई। देखा तो मुसाफिरों की भीड़ में बाबू सबसे टिकट ले रहे हैं। रेलवे पुलिस का एक कांस्टेबल, अरे कोई बैरन है, बैरन कहकर पुकार रहा था। बाबू ये बैरिंग है, कहकर गांठ लादे और गोद में लड़का लिए मुसाफिरों को उनके हवाले किए जाते हैं। जब सब मुसाफिर चले गए, 4 रह गए, 3 हवड़े से आते हैं, एक के साथ एक छोटा सा लड़का था, एक के पास 32 सेर, दूसरे के पास 38 सेर, तीसरे के पास 35.5 सेर माल है। सबसे 3-3 रुपए लेकर स्टेशन वालों ने छोड़ दिया। ये लड़के वाला हुगली से आता है, सो हुगली का पूरा महसूल उससे लिया गया। वो 12 चिल्लाया किया, बाबूजी 10 बरस का लड़का है, लेकिन बाबू ने कहा, चुप रहो सुअर, वहाँ बाबू को रुपया देकर बिना टिकट आया है। मुसाफिर ने कहा, तब तो बाबूजी आप बड़ा धर्म करते हैं, 1 रुपया वहाँ भी दिया, पूरा महसूल आप लेते हैं तो कितना पड़ गया। बाबू ने कहा, ये इस वास्ते है कि तुम फिर दोबारा ऐसा नहीं करोगे। इतने में बाबू ने ऑल राइट सर कहा। गार्ड ने झंडी दी, गाड़ी सीटी बजाकर चलती हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि सकलडीहा से कोई मालगाड़ी आती थी, इसी वास्ते पैसेंजर उसके आने तक ठहरी रहे। गाड़ी जब सकलडीहा स्टेशन में पहुंची, मुगल सराय जब एक ही स्टेशन रह गया, लच्छन के मामा अपने साथी को जगाकर अपने आप बेंच पर सो गए थे। जासूस ने घात लगाकर उसके जेब में हाथ डाला। उसमें 2 रुपए छींट के रुमाल में बंधे रखे थे। जासूस ने उसको अपनी जेब के हवाले किया।
फिर हाथ दूसरी ओर के जेब में डाला, कुछ नीचे दबा था। हाथ डालते ही लच्छन के मामा अकचका कर उठे और झट जासूस का हाथ पकड़ लिया। क्यों रे पाजी, चोर कहीं का जेब में हाथ डालता है? जासूस ने कांपती जीभ से कहा, नहीं सरकार, हम चोर नहीं। लच्छन के मामा, ठीक है समझ गए, तू चोर है, तभी डुमराव की रास्ते से पीछा कर रहा है। मैंने ठीक पहचाना नहीं, इक्के पर चढ़ के वहां तक आया, तूने घात नहीं पाया तो यहाँ जाने पर जेब टटोल रहा है, तू कलकत्ते का गिराकट है। जासूस ने कहा, नहीं सरकार। इतने में मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो रुपया बंधी रुमाल नदारद। अब तो जकड़कर जासूस को पकड़ा। इतने में गाड़ी मुगलसराय के स्टेशन पर जा खड़ी हुई। मामा जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल आए, सब इंस्पेक्टर पहुंचे। देखा तो गाड़ी में एक जवान भले आदमी की पोशाक वाले को 2 आदमी पकड़े चोर चोर चिल्ला रहे हैं। एक चौथा बूढ़ा बगल में चुपचाप बैठा है। सबको पुलिस ने उतार लिया। पूछने पर बूढ़े ने कहा, हाँ साहब, इन्होंने इसकी जेब में हाथ डाला था। जामा तलाश लेने पर उसकी जेब से रूपचंद मामा का माल मिला। अब पुलिस वालों ने उस गिरहकट को उसी दम पकड़ लिया और मुद्दई को भी दोनों गवाहों के साथ रोक रखा। जब कांस्टेबल चोर को गार्डन में बंद करने के लिए ले गए, तब भीतर जाकर चोर ने उससे कहा, देखो जी, हम चोर नहीं हैं, पुलिस के आदमी हैं, चोर दोनों वही हैं, ये बूढ़ा मेरा साथी है, तुम जाकर दरोगा साहब को यहाँ भेज दो। कांस्टेबल ने कहा, क्या खूब, आप चोर औरों को बनावे, दरोगा हम तुम्हारे नौकर है रे हरामजादे। इतना कहकर कांस्टेबल ने आंख बदली। मुंह से कुछ और बकना चाहता था कि चोर ने अपनी कमर में एक चीज दिखाई। कांस्टेबल ने उसे देखते ही पीछे हटकर सलाम किया। कमर में जासूस का निशान देखकर कांस्टेबल ने पहचान लिया और आदाब से सलाम करके दरोगा साहब को बुलाया। दरोगा ने गैरत में आकर, क्यों जनाब, मामला क्या है? उसने कहा, मामला ऐसा है कि दोनों डुमराव स्टेशन से 5000 का माल चुरा कर भागे जा रहे हैं। मैं अकेला इन दोनों पहलवानों से पार नहीं पा रहा था। इन्होंने रास्ते में सकलडीहा स्टेशन में उतरने का इरादा किया था। तब मैंने यही सोचा कि इनका कुछ चुराना चाहिए, बस रुमाल चुरा ली, उसमें रुपए बंधे थे। जब नहीं जागा तब दूसरे पॉकेट में हाथ डालकर जगाया। जो बूढ़ा बैठा है वो मेरा कहार है। ओहो, तब तो आपने कमाल किया। माफ कीजिए, कहिए अब क्या करना है? अब दोनों को हथकड़ी भरो यार। माल में जो 2 गठरी लिए हुए हैं वही माल मसरूका है। उसमें शॉल, दुशाले, लोई, अलवान और रेशमी कपड़े हैं। सब 5000 की गठरी महाराज के वास्ते कलकत्ते से आई थी, उसी को गोदाम से इन्होंने उड़ा लिया है। दरोगा ने कहा, हाँ, कई रोज हुए तार आया था, वही माल तो नहीं कि ताला बंद का बंद और टटरी गायब? हाँ वही है। कहकर चोर रूपधारी जासूस ने कहा, जल्दी गिरफ्तार करो। चोर बड़े मजबूत थे। 10 कांस्टेबल 2 हथकड़ी लिए हुए उनके पास गए और सब इंस्पेक्टर के आंख देते ही दोनों को हथकड़ी भर दी। गारज से चोर साहूकार बनकर बाहर आया और जो साहूकार बने हुए थे वो चोर बने। अपराध की ऐसी तुम्बा फेरी यहीं देखने में आई। अब दोनों गिरफ्तार होकर गारद में बंद हुए। दोनों की गठरी खोली गई तो दोनों में शॉल, दुशाले और रेशमी कपड़े भरे हुए थे। तार देकर सुगनचंद सुहागचंद को बुलाया गया। महाजन ने अपने गुमाश्ते के साथ आकर माल पहचाना। एक कपड़ा भी नहीं गया था, सब फहरिस्त के मुताबिक मिल गया। अब जासूस ने गारद में अकेले जाकर पूछा, देखो अब तो सब माल मिल गया, तुम लोग माल के साथ पकड़े गए, अब सच्चा हाल कह दो कि चुराया कैसे? कुछ भरोसा देने पर लच्छन के मामा ने कहा, देखो बाबू, हमने जिस तरकीब से चोरी की उससे तो तुम्हारा पकड़ना और भी बढ़कर है। हम लोगों को सपने में भी पकड़े जाने का डर नहीं था। ऐसा समझते तो कोई और तरकीब भी कर डालते, लेकिन अब खैर पकड़े ही गए, नहीं कहने से भी नहीं छूट सकते। तो सुनो। अब लच्छन के मामा ने पूरी कहानी बताई कि हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, चोरी का ही रोजगार करने कलकत्ते पहुंचे थे। सुना था कि वहां पुलिस वाले बड़े चतुर होते हैं, सो यही देखने गए थे। कलकत्ते जाकर लच्छन के यहां पहुंचे। लच्छन का बाप बनारस में रहता है। बनारस से चलते ही उससे लच्छन का हाल, उसका मशहूर महाजन सुगनचंद सुहागचंद के यहां नौकरी करना मालूम हो गया था। बस वहां जाकर लच्छन के मामा बन गया। सुगनचंद सुहागचंद की कोठी में बराबर आना जाना रहा। सब खबर नौकरों से मिलती रही। एक रोज मालूम हुआ कि डुमराव के राजा ने 5000 का शॉल, दुशाला, लोई, अलवान और रेशमी कपड़े मांगे हैं। मैं बराबर भेद लगाता रहा। 2 दिन पहले से मालूम होगा कि माल परसों जाएगा और माल वहां के से आदमी बाली ले जाएगा, वहां से पार्सल में रवाना होगा। हम 2 साथी थे। एक धर्मशाला में ठहरा था। उसी ने खूब लंबी चौड़ी संदूक तैयार कराई। उसमें ऊपर से बंद करने का निशान था, लेकिन भीतर से बंद होता था। मैं उसी में बैठ गया और 2-4 ईंट, एक पत्थर का टुकड़ा उसमें रखकर नीचे पैर बिछाकर लेट गया। ऊपर से भी साथी ने पैर भर दिया कि मेरे छूटने लगे।
मेरे साथी ने बाबू को 1 रुपया देकर उसी कपड़े के पार्सल के साथ अपना लगेज चढ़वा दिया। आप लगेज रसीद लेकर उसी गाड़ी में सवार हुए। रात को गाड़ी डुमराव पहुंची। लगेज रात को नहीं लिया। गोदाम में संदूक और पार्सल यानी कपड़े की गांठ दोनों रखे गए। वहां अंधेरा था, बाहर से ताला बंद था। भीतर से मैं संदूक खोलकर बाहर निकला और कपड़े की गांठ में ईंट पत्थर सब निकाल दिया। फिर खुद भीतर बैठकर अंदर से चाबी बंद कर ली। हमारा साथी सता हुआ था ही। आकर उसने रसीद दी और पार्सल छुड़ा कर ले गया। बाबू लोगों ने कुछ नानू नहीं की, लेकिन उन्हें भी 1 रुपया दिया। बोझा भारी कहकर बाबू ने वजन कम करने का बखाड़ा लगाना चाहा था, लेकिन मेरे साथी ने 2 रुपया उसके वास्ते अलग से नजर किया। अब कुछ भी रोक टोक नहीं हुई। कुलियों को मुंह मांगा देकर संदूक छुड़ा ले गया। बाहर भोजपुर के पास नाले में जाकर गाड़ी वालों को हम लोगों ने विदा कर दिया। जब वो अपनी आशा से 2 गुना इनाम पाकर चला गया, तब मैं बाहर हुआ और संदूक को वहीं तोड़फोड़ कर डाल दिया। गठरी के 2 हिस्से करके हम दोनों आदमियों ने कंधे पर लिया और डुमराव की सराय में जाकर ठहरे। गोदाम में मेरे धोती में अलकतरे से दाग लग गया था। उसको धोबी को दे दिया। वो धोती हमारे समूह की थी, इसी से उसके लिए डुमराव में ठहरे रहे। किसी ने कुछ भेद तो नहीं पाया, लेकिन मैं मन में डर रहा था कि यहाँ की देरी अच्छी नहीं है, और ऐसा ही हुआ। पता नहीं आपको कैसे पता चल गया? जासूस ने गोदाम में अपनी धोती का रंग और हाथ की बाड़ में पोंछा था। चोर, हाँ, जब मैं गिरा तब दोनों हाथ और पीठ में कलकत्ता चपन गया था। हाथ भी किवाड़ में पूछा था। जब छूटने का भरोसा नहीं दिखा, तब संदूक में जाकर बैठा। बनारस के कोतवाल ने आकर देखा और पहचाना, और कई बार का सजा पाया हुआ पुराना चोर मालूम हुआ। जासूस माल के साथ दोनों को गिरफ्तार करके डुमराव ले गया। डिलीवरी करने वाले बाबू ने चोर के साथी को पहचाना और फिर उसका बयान लेकर जासूस माल के साथ दोनों को कलकत्ते ले गया, और वहां कानून के मुताबिक इन दोनों पर मुकदमा हुआ। अदालत से अपराध साबित होने पर पुराना चोर होने के कारण दोनों को 10-10 बरस को कैद हुए। जासूस को महाजन की ओर से 500 इनाम और सरकार से प्रशंसा पत्र मिला। अब जासूस खुश होकर दूसरे मुकदमे में तैनात हुए। वो कहानी हो आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। आवाज मंजीत ठाकुर की थी। कहानी आप सुन रहे थे माल गोदाम में चोरी। कहानीकार थे पुरानी हिंदी के बहुत पहले गोपाल दास गहमरी, और गोपाल राम गहमरी जो थे वो 1866 में पैदा हुए थे और 1946 में उनकी मृत्यु हुई। महान हिंदी सेवक, उपन्यासकार और पत्रकार थे, और 38 साल तक बिना किसी सहयोग के जासूस नाम की पत्रिका निकालते थे। 200 से अधिक उपन्यास लिखे, सैकड़ों कहानियों का अनुवाद किए। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा काव्य का भी पहली बार हिंदी अनुवाद गहमरी जी ने ही किया था। और अगर देवकी नंदन खत्री के बाद किसी दूसरे लेखक की कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, तो वो गोपाल राम गहमरी ही थे। आपको अच्छी लग रही है? हिंदी के साहित्य से जो है मोती चुन करके आपके लिए ला रहे हैं। अच्छी लगे? इसकी भाषा थोड़ी सी पुरानी वाली थी, तो अपने दोस्तों को सुनवाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को जरूर सुनवाइए कि हमारे हिंदी साहित्य में कैसे कैसे मोती बिखरे हुए हैं। नमस्कार।